नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आज एक और नए टॉपिक के साथ और आज का जो टॉपिक है वो दरअसल शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसे हम समान अध्ययन प्रश्न पत्र यानी कि जीएस पेपर 3 या फिर 2 और 3 दोनों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि तकरीबन हम किस सेंस में, किस फील्ड में बात करने वाले हैं। भारत में जो पुलिस व्यवस्था है, दरअसल भारत की पुलिस प्रणाली में सुधार की ज़रूरत है या नहीं, इसकी हम बात करने वाले हैं। शायद ही कोई व्यक्ति, इंसान, भारतीय नागरिक या फिर विदेशी रहा होगा जो अपने देश के पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत किसी न किसी रूप से प्रभावित हुआ होगा। शायद ही नहीं हुआ होगा, शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे। तो सीधे तौर पे बिना बात को इधर-उधर किए आइए समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की पुलिस प्रणाली जो है, उसमें सुधार की आवश्यकता है या नहीं। इस टॉपिक को जिस सवाल के माध्यम से आगे हम सभी देखेंगे, वो सवाल कुछ इस प्रकार होगा कि भारत में पुलिस व्यवस्था और पुलिस सुधार तथा पुलिस व्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दे। यानी विशेष तौर पे एक प्रकार से एक थोड़ा-सा तीव्र इतिहास भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में विशेष तौर पे जो पुलिस व्यवस्था है, इसकी इतिहास क्या है और कब-कब किस प्रकार से बदलाव हुआ है। हालाँकि जब हम बदलाव की बात करते हैं तो वर्तमान समय में वही प्रारूप कहें तो अभी तक चल रहा है, जो तकरीबन जो भी मैं बात करूंगा ये 1861 के अधिनियम में चला था। तो चलिए, बिना देर किए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड। इसकी सेल तकरीबन लगती है खत्म हो गया। कभी कभी ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है। ये देखिए, एक सेकेंड गाइस, मैं इसको पहले फिक्स कर लूं ताकि मेरा ध्यान भटकाव ना हो। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे देश में भारत की जो पुलिस प्रणाली है उसमें सुधार की आवश्यकता है या नहीं। मैं आगे बढ़ूं, विशेष तौर पे इसके विश्लेषणात्मक पक्ष को देखूं, उससे पहले एक बात, जो एक छोटा सा डेटा है। डेटा ये है जो कि आगे मैकनाथन समिति करके हैं, जो जिन्होंने बातें कही थी, मैं विस्तार से बताऊंगा। ऐसी बातें कही जा रही है अभी फिलहाल कि जो राज्य स्तर पे पुलिस है, पुलिस का मतलब, हालांकि बहुत इसके जब आप ये जाएंगे ना शब्दों के फेर में, तो बहुत मतलब निकाले जा सकते हैं। पुलिस का मतलब यहाँ दरअसल प्रशासन व्यवस्था में जो संलग्न व्यक्ति है उसको मैं संदर्भित कर रहा। तो कुछ डेटा आई थी, उस डेटा के आधार पे ये बातें कहा गया कि राज्य स्तर पे जितनी रिक्तियां होनी चाहिए, जितने पद पे लोगों का आई मीन नियुक्तियां होनी चाहिए, 21% रिक्त है। और सबसे ज्यादा आप पश्चिम बंगाल, मिजोरम और हरियाणा, ये 3 राज्य हैं जिसमें तकरीबन औसतन 35% जो पद है वो रिक्त है। ये एक समस्या का विषय है, रिक्त का पद होना। हालांकि आगे मैं एक डेटा का भी बात करूंगा कि जो यूनाइटेड नेशन है, वो एक डेटा मतलब एक प्रकार से एक बातें बताई कि आपके देश में अगर 1 लाख प्रति जनसंख्या में कितना होना चाहिए 222, 1 लाख में 222 पुलिसकर्मी। लेकिन भारत में वो तकरीबन 154, यानी कि आप ओवरऑल माने तो 150 के आसपास है। इससे क्या समस्याएं जनित होती है? रिक्त आई मीन जो पद है वो रिक्त होने से क्या समस्याएं आएंगी, विस्तार से मैं भी बताऊंगा। इसलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में पुलिस व्यवस्था और पुलिस सुधार का विकास कैसे कैसे हुआ। स्वाभाविक तौर पे जब हम अपने किसी भी पक्ष को देखने का बात करते हैं तो उसे होलिस्टिक वे में देखने के लिए हमें कई प्रारूप से चीजों को देखना होता है, जिसमें एक प्रारूप ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव आप ये कह ले तो होता है, मतलब इतिहास होता है। दूसरी बात इसमें कही जाती है, ये बंद क्यों हो रहा है बार बार, एक सेकेंड, हमें कई प्रारूप हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि जब हम किसी भी प्रकार के
किसी पक्ष को देखने की बात करते हैं तो कई पर्सपेक्टिव होती है देखने का। फिलहाल हमें ये समझने की प्रयास करना है कि जो पुलिसिंग व्यवस्था है भारत में, उसकी शुरुआत कैसे हुई और किस किस प्रकार से कब कब कुछ सुधार किए गए। मैं तमाम चीजें बताऊं इससे पहले एक छोटा सा आप ओवरव्यू अगर देख ले तो बहुत सारे सुधार के प्रयास किए गए, लेकिन गनीमत ये रही कि जो भी समिति और संस्थाएं स्थापित की गई कि आप रिकमेंड कीजिए किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, सभी कमोबेश यूं कहें तो लोगों ने बहुत ज्यादा विशेष तौर पे डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करा, लेकिन जो रिपोर्ट थी आई मीन जो उनकी अनुशंसाएं रही ठंडे बस्ते में रही। कई दफा राजनीतिक गतिरोध के कारण जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कुल जमा बातें यही है, लेकिन फिर भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं। भारत में पुलिस व्यवस्था के विकास की बात करें तो सबसे पहली बार आपको पता होगा, आई मीन पता नहीं होगा तो जान ले, मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा कि विशेष तौर पे भारत में पुलिसिंग व्यवस्था पुरातन संस्था से चली आ रही है, बहुत मतलब यूं कहें तो सदियों से चली आ रही। पुलिसिंग व्यवस्था कहने का मतलब वर्तमान तौर पे हमारी नजरों में सिर्फ पुलिस प्रशासन और दरोगा आदि जो भी चीजें हैं आईएएस आईपीएस यही समझ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिशिंग कहने का मतलब ये होता है कि एक प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाए रखना, आपके समाज की जो हिरार्की है वो ध्वस्त ना हो, वो हेर फेर ना हो, उसके लिए तंत्र स्थापित करना। और कालांतर में जाकर के हम लोगों ने अभी जो प्रणाली है इसका नाम दिया। तो अभी जब इतिहास की बात कर रहे तो हम उस इतिहास की मतलब उस इतिहास को देखने से बच रहे हैं जो पुरातन व्यवस्थाओं में सम्मिलित था, सन्निहित था। हम उस इतिहास को देखने का प्रयास कर रहे हैं दरअसल जो वर्तमान परिस्थिति में है। जो ये मॉडल आपको दिख रहा है कि दरोगा होगा, फिर उसके ऊपर ये होगा, फिर उसके ऊपर वो होगा, वगैरह वगैरह करके एक थाना होगा, एक जिला होगा, वगैरह जो भी ये तमाम पॉलिसिंग व्यवस्था है, इसके इतिहास की बात करने की हम लोग दरअसल प्रयास कर रहे हैं। पहली बार जैसा कि मैंने आपको बताया, इनफैक्ट बताया नहीं, औपनिवेशिक काल में 1861 में एक ये आई थी दरअसल, लिखा नहीं बट कोई बात नहीं, पुलिस अधिनियम 1861 दरअसल अधिनियम आता है औपनिवेशिक काल में। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि पुलिस व्यवस्था लाने का मकसद ये रहा कि हमारे जो समाज है, हमारे जो भारतीय समाज है, इसके जो जिसका एक जो हिरार्की है, इसका जो एक स्तर है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। तो ऐसा नहीं है। दरअसल तत्कालिक तौर पे मतलब जो ये अंग्रेज थे उनके द्वारा 1861 में पुलिस अधिनियम लाने का मकसद सिर्फ ये था कि औपनिवेशिक तरीके से वो आपके समाज पे, आपके यंत्र तंत्र पे स्थापित हो सके। आपके मतलब जितने भी प्रयास किए गए सुधार के, वो प्रयास जो है दरअसल कहीं ना कहीं लाभांश पहुंचा रहा था ब्रिटेन या फिर कह ले तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए तत्कालिक तौर पे ये चीजें लाई गई 1861 में, जैसा कि मैंने आपको कहा। दूसरी बात इसमें, हालांकि इस पे एक सवाल भी आया था और इसी वही सवाल से जब आप जीएस पेपर 1 को देखेंगे तो हाँ, तो वहाँ इससे जुड़ा ही सवाल था कि औपनिवेशिक काल में बहुत सारे ऐसे सुधार किए गए, जिसमें एक सुधार पॉलिशिंग व्यवस्था की आपकी जिक्र की जाती है। ये किस प्रकार से उस प्रकार के समाज को, अनिकालिक समाज को शेप दिया, आकार किस प्रकार से आकारगत किया, ऐसे ही कुछ सेंस, इसी सेंस पर आधारित सवाल उठा था। वहीं से मैंने ये बातें आपको कही। तो जनता की सेवा हो ऐसी मतलब ऐसी कोई उनकी विचार नहीं थी। दूसरी बात इसमें ये कही गई थी साथियों, जो आज तक ये चीजें चली आ रही है कि जो पुलिस व्यवस्था था उसकी जो जवाबदेहिता है वो सरकार के प्रति ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू आम जनता या फिर नागरिक। और ये व्यवस्थाएं तत्कालिक मतलब 1861 से लेकर के आज हम 2025 तक बात कर रहे हैं, तकरीबन यही व्यवस्थाएं बनी हुई है। जो पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिस तंत्र है, जो लोग उसमें लगे जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रति ही जवाबदेह है, बहुत ज्यादा करके, जबकि होना ये चाहिए। और एक समिति था दरअसल, एक समिति का नाम है रिबेरो समिति ऐसे करके था, वो आगे आएगा वो कहीं। तो रिबेरो समिति ने भी ये बातें कही थी कि जो जवाबदेहिता है उसको डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। जो वर्तमान समय में पुलिस व्यवस्था पूरे तरीके से सरकार के प्रति जवाबदेह है, इनको कहीं ना कहीं स्वतंत्र तरीके से स्थापित करने की आवश्यकता है। और अगर जवाबदेहिता देने की अगर बात आती भी है तो नागरिकों की तरफ ये झुकाव, ऐसी बातें कही गई। तो औपनिवेशिक काल में इसका नींव पड़ा। दूसरी बात ये कही जा रही कि तकरीबन वहां से लेकर के अपनी आजादी के आसपास तक कोई भी विशेष बदलाव हुए नहीं जिस बदलाव को उल्लेखित किया जाए। कुछ बदलाव हुए 1950 के बाद से लेकर के तकरीबन 1970 तक। अब कहेंगे कैसा बदलाव, तो मैं ये कहूंगा नगण्य बदलाव। ऐसा क्यों? चूंकि बदलाव करने के प्रयास तो किए गए, इसी का परिणाम था
दरअसल मैं ये बताना चाह रहा कि 1950 से लेकर के 1970 तक विशेष तौर पे 2 समितियाँ बनी, एक गौरी समिति करके, हाँ, एक गौर समिति करके, और एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग, है ना? जो 1977 में बनती है और 4 साल के बाद वो अपना रिपोर्ट देती है। कुल मिलाकर मैं ये समझाने की बात कर रहा, हालाँकि इनके रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई नहीं है, छोटी-छोटी बातें कही गई, लेकिन कुल बातों के लबो-लबाब, आई मीन क्रक्स की बात करें, तो इन्होंने एक बात कहा कि एक सेकंड, मैं क्या कह रहा था? इन्होंने जो भी बातें कही, जो भी अनुशंसाएँ दी, वो अनुशंसा इम्प्लीमेंट नहीं हो सका भारत के जो ये सिस्टम है उसमें। कहीं न कहीं राजनीतिक गतिरोध के कारण ये समस्याएँ उभरती रही, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अगर बदलने का प्रयास किया गया तो तंत्र से ही बहुत सारे जो स्वाभाविक तौर पे जो ये तंत्र है, विशेष तौर पे जो फिलहाल अभी आपका पॉलिशिंग तंत्र दिख रहा, ये पूरे तरीके से सरकार के पक्ष में है, राजनेताओं के पक्ष में है। तो जो जिसको सुदृढ़ कर रहा हो, जिससे जिसकी शक्ति मिल रही हो, तो अपनी शक्ति को कम करना स्वाभाविक तौर पे ये मानवीय नेचर के विरुद्ध है। हालाँकि जब हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और निस्संदेह किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं, ये न्यूट्रल तरीके से सामाजिक पक्ष में हो, एक तरीके से आप कहें तो जनता के पक्ष में हो, अगर पक्ष की बात करी ही जाए तो ऐसा होना चाहिए। और गोर्ख समिति, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, जो 1971 में बनाई गई थी, इन्हीं सब कारणों की वजह से, सॉरी, जो राजनीतिक गतिरोध थे, राजनीतिक गतिरोध के कारण इसे कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो 1950 से लेकर के 1970 तक कई ऐसे परिणाम हुए, कई ऐसी समितियाँ बनाई गई, लेकिन अंततः उनके जो रिपोर्ट थे, वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, वजह राजनीतिक गतिरोध। खैर, अगली बात आती है तकरीबन 1900 से लेकर के 1990 से लेकर के 2000 तक की स्थिति। आपको पता होगा साथियों, पता नहीं शायद आपको ध्यान में हो या नहीं, 1990 के दशक के आसपास भारत में बहुत ज्यादा गतिरोध बड़े पैमाने पे होने लगे, क्योंकि तत्कालिक व्यवस्था के अनुरूप, विशेष तौर पर पॉलिसिंग व्यवस्था के संदर्भ में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गए, अनियमितताएं बहुत ज्यादा हो गई, और विशेष तौर पर एक बात कही जाती है सांप्रदायिक दंगा, जिसे हिंसा कहते हैं, यानी कि कम्युनल वही हुआ ना, हाँ, राजनीतिक हिंसा बहुत ज्यादा हो गया था। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज ये कि राजनीतिक करण और पॉलिशिंग, यानी कि जो वर्तमान पुलिस व्यवस्था है, इसको राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में मतलब रिजल्ट लाने के लिए राजनेताओं ने बहुत ज्यादा ये करने लगा, प्रयोग करने लगा। स्वाभाविक तौर पे जब समाज में इस प्रकार की गतिरोध, इस प्रकार की अनियमितताएं बढ़ती है और एक स्तर से ऊपर चली जाती है, तो समाज से जो आवाज है वो उठता है। और कुछ ऐसे ही बात तकरीबन 1990 से लेकर के 2000 के दशक के मध्य जो ये चीजें थी हुई, मतलब ये कि बड़े पैमाने पे गतिरोध हुआ, बड़े पैमाने पे आंदोलन हुए इस बात को लेकर कि पुलिस व्यवस्था को ये करना, मतलब सुधार में लाया जाए, या फिर जो ये दंडात्मक कार्रवाई है इसको रोका जाए। और इसका परिणाम होता है, और परिणाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्यक्ष रूप से इस कैसे कहें तो प्रकरण में अपना योगदान देता है, और सीधे तौर पे ये कहता है कि आपको अपनी पुलिस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, और कहीं न कहीं पारदर्शिता लाने की जरूरत है, और एक ऐसे तंत्र को स्थापित करने की जरूरत है जिस तंत्र के माध्यम से पारदर्शी तरीके से ये गवर्नेंस हो सके। और हालांकि तब भी इतने कुछ होने के बावजूद भी सरकार कोई बहुत बड़ा विशेष कदम उठाती नहीं है, लेकिन हाँ, एक फायदा जरूर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, या यूं कह ले जो जन जागरूकता बढ़ी, इससे जो पुलिस व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सुधरा इन द सेंस कि जो अनावश्यक प्रयोग हो रहे थे उस प्रयोग में कमी देखने को मिली। लेकिन फिर भी एक व्यापक और अमूलचूल परिवर्तन हो जनता के पक्ष में, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसी बीच 1990 से लेकर के, दरअसल में गलत लिख दिया इसमें, 1990 से लेकर के 2000 के बीच तकरीबन 2 समिति बनती है। इसमें एक समिति को मैंने आपको बताया ही, रिबेरो समिति, और दूसरा है मलिमत समिति। ये दोनों 1998 में और 2000 में बनती है। दोनों समिति के क्या रिपोर्ट रहे वो मतलब पूरे रिपोर्ट को जानने की आवश्यकता नहीं है, बस उस रिपोर्ट में, उन अनुशंसाओं में 1-2 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दरअसल 1998 और 2000 में बनी ये मलिमत समिति और एक रिबेरो समिति ने 2 बातों पे विशेष तौर पे ध्यान दिया, और ये कहा कि आप अपनी जो पॉलिसी व्यवस्था है, ये जो बहुत पारंपरिक तरीके से पुराने ढर्रे पे चले आ रहा है, इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। और अपने प्रयास में जो पुलिस व्यवस्था के जो प्रयास होते हैं उसमें फॉरेंसिक व्यवस्था को स्थापित करें, नए तकनीक को प्रयोग करें। और दूसरी बात ये कही जा रही थी साथियों, इसमें एक और भी बात कहा गया था कि एक केंद्रीय कानून
प्रवर्तन एजेंसी, हाँ, एक केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को स्थापित करने की आवश्यकता है, जो इस बात को ध्यान में दे कि दो प्रकार से, दरअसल जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं कि एक और समिति बनाई गई थी, सॉरी, एक और तंत्र बनाया गया था जो कि विफल रहा, मतलब नहीं इंप्लीमेंट हो पाया। ये समिति जो थी केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी, इसको ये काम दिया गया कि आप बताइए वर्तमान समय में अपने देश के लिए, या अपने देश में जो पुलिसिंग व्यवस्था है, इसमें तकनीक कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, किस तरीके से जो आधुनिकीकरण है वो बनाया जाए। और इसी का परिणाम था कि बाद में जब आप देखेंगे 2010 के बाद ये चीजें और बृहद पैमाने पे तकनीक का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। तो दरअसल हम ये समझने का प्रयास करें कि वर्तमान समय से लेकर के तकरीबन 1861, तो मैंने अभी बताया भी था ना, 1861 जो पुलिस अधिनियम आया था, वहां से लेकर के तकरीबन 150 से 200 साल, 1900, यानी कि तकरीबन 150 साल होने वाले थे, 120-30 जो भी रहा हो। इन वर्षों के बीच में कोई भी एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ जिस परिवर्तन से जनता को लाभ हो सके। अभी भी आप ये देख लें, हालांकि मैं आगे जब चुनौती और मुद्दों में बात करूंगा तो वहां भी विस्तार से इस बात को बताऊंगा, फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूं। दरअसल हमने ये देखा साथियों कि जो पुलिस व्यवस्था है भारत में, और इसकी जो एक तरीके से इतिहास रहे, किस तरीके से रहा, अंत में एक पक्ष और देखने की जरूरत पड़ती है जहां से पुलिस व्यवस्था में सुधार वाकई में देखने को मिला है। वह है 2010 के बाद की स्थिति, 2010 से लेकर के वर्तमान तक आप ये कह सकते हैं। 1990 के दशक में तकरीबन 2000 के आसपास समिति बनी थी, जो मैंने आपको कहा। इन समिति ने अपने रिकमेंडेशन दिए, लेकिन रिकमेंडेशन को जो रिपोर्ट रही उसको इम्प्लीमेंट होने में तकरीबन 10 साल से ऊपर लग गए। 2010 के बाद की स्थिति ऐसी रही, और ये भी देखा गया, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हमने क्लास करा था, कि 2010 के बाद जो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेज गति से बढ़ना शुरू हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि 2009 में पेटीएम आता है, फिर जीरोधा कंपनी जो है ना, निखिल कामत की जीरोधा, ये जो नए नए स्टार्टअप हैं, मैं इसलिए इनको नाम ले रहा क्योंकि शुरुआती दौर में स्थापित कंपनी हुई, मतलब स्थापित कंपनी है, स्टार्टअप थी, और आज देखिए आप बिलियनियर कंपनीज है। तो वहां से जो भारत की एक क्रांति शुरू होती है, डिजिटल क्षेत्र में बढ़ने लगता है। अगर किसी क्षेत्र का विकास हो तो निसंदेह विकास के साथ साथ कई ऐसे चुनौतियां भी उत्पन्न होती है, और इसी क्रम में भारत में साइबर क्राइम, ऑनलाइन या फिर जो क्राइम के जो प्रारूप थे वो बदलने शुरू हुए। पहले क्या था कि जैसे आपको पता होगा, क्राइम दो तरीके से होता है। एक होता है, हालांकि मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं उसको स्किप करूंगा क्योंकि फिर वो रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये बातें थी। मैं ये कहना चाह रहा साथियों कि 2010 के बाद साइबर अपराध और आतंकवाद जैसी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती चली गई, और संगठित अपराध ज्यादा देखने को मिला। वही मैं कह रहा था कि अपराध दो तरीके से, एक तरीके से मैं कहूँ तो, मतलब एक लहजे में कहूँ तो दो तरीके से। एक होता है अपराध जो अनायास हो जाता है, दूसरा होता है संगठित अपराध। जैसे मान लीजिए मैं अपने बाइक से जा रहा, किसी भी वाहन से, दुर्भाग्यवश मेरी किसी अगले व्यक्ति या फिर वाहन से टक्कर हो जाती है, और फिर उस बीच कुछ कहा सुनी होती है, और फिर मर्डर करवा दे या ना करवाएं, मैं ये सोच रहा। मतलब ये कि लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर वहां पे कुछ अपराध हो जाता है। तो ये अपराध, मतलब आप कह सकते हैं इसको कि ये संगठित अपराध नहीं है, अनायास अपराध है। देखा यह गया 2010 के बाद देखा यह गया कि संगठित अपराध ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगे, क्राइम जो है वो बढ़ने लगे, आतंकवाद जैसी घटनाएं बढ़ने लगी, और क्षेत्रीय तौर पे, विशेष तौर पे आप ये देख ले छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों में ये क्या नाम है उनका, खैर एक संगठन था, मैं भूल रहा, दरअसल कोई बात नहीं। तो संगठित अपराध बढ़ने लगा। सीधे तौर पे ये समझने का प्रयास करें कि 2010 के बाद जैसे ही नए नए क्रांति हुई, उस क्रांति ने नए नए एक तरीके से चुनौती पुलिस के सामने रखा। तो स्वाभाविक था कि पुलिस को भी अपने जांच पड़ताल की जो प्रणालियां थी उसमें बदलना अस्वाभाविक था, और हुआ भी। और वहां के बाद से तकनीकी का प्रयोग, या फिर आप कह सकते हो डाटा एनालिसिस, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वक्त तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप सीसीटीवी की बात कर ले, डेटा एनालिसिस की बात करते हैं ना पुलिसिंग में, तो एक बहुत बड़ा शब्द है। जब आप इसके गहराई में देखने का प्रयास करेंगे तो डेटा एनालिसिस का अर्थ ये होता है ना, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा डेफिनेशन के बजाय, कैसे बताऊं, दरअसल हाँ, मान लीजिए मैं किसी थाने का इंचार्ज हूं, है ना, मैं वहां का जो भी एक दरोगा जिसे हम कह देते हैं, मेरे पास किसी भी प्रकार की घटना का एक वो सूचना मिलता है, मान लो स्नैचिंग की या फिर किसी भी प्रकार का। तो दरअसल ये डेटा जो एनालिसिस है, ये बातें ये कहती है कि सबसे पहले आप ना
उस जो एरिया है वहां इस चीज को देखिए कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस प्रकार के क्रियाविधि में संलग्न है। तो वहां से भी आप संश्लेषित करके उन लोगों तक आप सीधे पहुंच सकते हैं। और ये महज बातें नहीं की जा रही, मैं ये नहीं कह रहा मतलब भावनाओं के तौर पे सिर्फ नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े केस हैं जो डेटा एनालिसिस के माध्यम से ही सुलझाए गए। तो डेटा एनालिसिस का प्रयोग बढ़ा, और जब भी डेटा एनालिसिस की बात होती है तो वहां तकनीक का प्रयोग निसंदेह बहुत जरूरी हो जाता है। तो पुलिस बलों को आधुनिकीकरण किया गया 2010 के बाद, हथियारों को आधुनिकीकरण किया गया, क्योंकि इसके पहले जो समिति बनी थी उसने कहा भी था कि जो पारंपरिक तरीके से जो क्या उसको कहते हैं अस्त्र शस्त्र हैं उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कोई आतंकवादी है वो AK-47 दरअसल लेकर के आपके सामने आ गया, और आप महज जो एक कट्टा बोलते हैं ना बिहार में इसको, जिसमें एक गोली होती है, आप उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए चुनौती बन जाता है। तो कुल मिलाकर बातें ये कही गई कि 2010 के बाद भारत में जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया गया, या इसको यूं भी समझ सकते हैं चूंकि समस्याएं बदल चुकी थी, अपराध का जो प्रवृत्ति है वो बदल चुका था, तो सरकार के जो क्रियाविधि हैं, काम करने के तरीके हैं, सलीके हैं, उसमें भी बदलना अस्वाभाविक था। तो ये हुआ कुछ बातें। तो ये थे कुछ दरअसल ये देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बदलाव हुए और कि कब कब किन किन चुनौतियों मतलब किस प्रकार की चुनौती है, चुनौती का सामना कैसे हुआ। ओवरऑल मैं ये बात कहने के बाद ये बात फिर से मैं ये कहूंगा कि कोई विशेष बदलाव हुए नहीं, आज भी बहुत सारे बदलाव अपेक्षित हैं। कब होगा नहीं होगा ये समय और सरकार बताएगी। फिलहाल अभी हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं, संविधान के ऊपर छोड़ते हैं। बहरहाल तो ये थे कुछ एक तरीके से विकास सुधार की बातें। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में पुलिस व्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जलापान कर लूं ताकि मैं दरअसल भारत में पुलिस व्यवस्था से जुड़े मुद्दे यानी चुनौतियां। इस चुनौती के क्रम में पहली बातें कही जा रही, कार्मिकों की भागीदारी बहुत कम, या फिर कह कार्मिक यानी कि जो लगे हैं उनकी बहुत मात्रा कम है। एक बात यहाँ मैं लिंक करके बताना चाहूंगा, अगर स्वाभाविक तौर पे जितने लोगों की आवश्यकता है आपके पॉलिसिंग में और उतने लोग नहीं हैं, ये तो बातें हो गई। मैं थोड़ा सा डेटा के बारे में बताना चाहूंगा। शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि यूनाइटेड नेशन का एक वैश्विक मानक है। मानक ये कहता है कि प्रति 1 लाख में विश्व स्तर में तकरीबन 222 जो पुलिसकर्मी होने चाहिए, सुरक्षाकर्मी जो होने चाहिए। भारत में तकरीबन आप ये मानकर चलो कि प्रति 1 लाख में 154 रफली अगर आप कहें तो 150 यानी कि 150 जो पुलिसकर्मी वो है। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर कार्मिक जो है, कार्मिक मतलब जो ये बल है, फोर्सेस हैं, अगर उसकी मात्रा कम है, उनकी संख्या कम है, तो उनके ऊपर बहुत जगह पे अनावश्यक दबाव बढ़ता है। और इसी दबाव के कारण एक बातें भी एक रिपोर्ट भी निकल कर आया था, वो रिपोर्ट मैं आगे बताऊंगा। उसकी थोड़ी सी हिस्सा मैं बताता हूँ कि अत्यधिक काम करने के कारण तकरीबन 14 से 16 घंटे तक, 16-18 घंटे तक काम करने के कारण 83% ऐसे जो पुलिस जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना या यूं कह ले शारीरिक दुविधा, यानी कि वो सक्षम नहीं है 18 घंटे काम करने तक, उसके बावजूद भी कर पा रहे हैं। ऐसी संख्या तकरीबन 83% के आसपास है। तो समस्या में पहली बात ये कि कार्मिकों की भारी कमी, और मैंने अभी आपको कहा ही कि राज्य स्तर पे जो पुलिस है वो तकरीबन उनकी मात्रा 21% से कम है। जितना होना चाहिए उसमें 21% जो पद है वो रिक्त है, और सबसे ज्यादा 35% है मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में। खैर ये डेटा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं थी, पर कोई बात नहीं। तो ये बातें थी। अगली बात कही जा रही व्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दे में अत्यधिक कार्यभार और अल्प वेतन। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले पॉइंट से लिंक होता है कि संख्या में कमी होगी तो उनको जो कार्यभार है, जो एक तरीके से काम करने की क्षमता है, वो जरूरत से ज्यादा उनको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कही जा रही कि उनको पर्याप्त वेतन भी नहीं मिलता है, यानी कि अल्प वेतन। और अगर इस प्रकार से स्थिति है तो इससे क्या समस्या है कि अगर आप जोड़कर देखना चाहें, अगर वेतन कम मिल रहा तो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि अगर वेतन कम मिलेगा तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होगा। हालांकि ये चीजें कहीं ना कहीं अप्रासंगिक इसलिए भी लगती है कि आपकी बड़े से बड़े लोगों को भी देख ले जिनके अच्छे खासे सैलरीज हैं, वो भी भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे कई बार आपने ऐसे दृष्टांत अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बड़ी से बड़ी बहुत अच्छा खासा रकम है फिर भी भ्रष्टाचार
कर रहे हैं, संलिप्त हैं। तो खैर, अत्यधिक कार्यभार और अल्प वेतन जैसी समस्याएं हैं। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही साथियों कि पुलिसों के ऊपर काम करने का अत्यधिक दबाव इसलिए भी है। खैर, हाँ, मैं ये कह रहा था कि उनके ऊपर काम करने का दबाव इसलिए भी है क्योंकि तंत्र वगैरह जो है व्यवस्थित नहीं है। खैर, तो अगली बात के जरिए राजनीतिक और बाह्य प्रभाव। दरअसल हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में जो पुलिस व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है, इस गवर्नेंस को स्थापित करने में इस गवर्नेंस को बेहतर तरीके से सुधार की ओर उन्मुख करने में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। उन मुद्दों में पहला हमने ये देखा कि कम लोगों की नियुक्ति है और कम लोगों की नियुक्ति होने के कारण उनके ऊपर कार्यभार का जो क्षमता है वो दुगुना या तकरीबन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगली बात कही जा रही है राजनीतिक पुलिस व्यवस्था का राजनीतिकरण, और दूसरे तरीके से कह सकते हैं तो बाह्य हस्तक्षेप। स्वाभाविक तौर पे अभी हाल में अगर आप एग्जांपल देखना चाहें, और होली का समय अभी गुजरा और तेज प्रताप यादव का जो एक है ना वो वायरल हुआ था बहुत ज्यादा, जिसमें वो एक पुलिस को कह रहे थे कि नाचो नहीं तो फिर सस्पेंड कर दिए जाओगे, है ना। तो इस प्रकार से हालांकि ये चीजें एक रील के माध्यम पे भले ही हो सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए जब पब्लिकली इस प्रकार से किया जा सकता है, तो जब अकेले में, चूंकि उनके पास पावर है, उनके पास शक्ति है, तो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। वही बातें कही जा रही है कि हमारे समाज के जो एक बेहतर तंत्र है पुलिसिंग व्यवस्था, इसमें बाह्य हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। और बाह्य हस्तक्षेप कौन करता है? राजनीतिज्ञ लोग, नेता लोग जो भी है वो। तो इसलिए कहा जा रहा कि बाह्य हस्तक्षेप को कम किया जाए। फिलहाल अभी दरअसल हम चुनौती देख रहे हैं, तो चुनौती में ये देखा। दूसरी बात इसमें ये कही जाती है कि पुलिस व्यवस्था में दरअसल ट्रांसफर की भी चुनौतियां होती है। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, एक समिति बनी थी जिन्होंने ये कहा था कि मिनिमम 2 वर्ष तक होना चाहिए। हालांकि मैंने कहीं नोट किया हुआ होगा, मैं देखूंगा बाद में। रिबेरी समिति शायद थी, ऐसा करके कुछ। बहरहाल, चुनौती के क्रम में दरअसल ये बात कर रहे थे राजनीतिक हस्तक्षेप और बाह्य हस्तक्षेप। दरअसल इसमें ये बात कही गई कि जो ट्रांसफर का एक डर होता है पुलिस के पास, ये भी कहीं ना कहीं उनकी जो एफिशिएंसी है उस पर डेंट लगाता है, उसको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करता है। अगली बात कही जा रही है जांच एजेंसी का दुरुपयोग। आपने ये देखा होगा, और ये एक डेटा भी थी दरअसल, दिल्ली में 2019 का रिपोर्ट आया था जिसमें ये बातें कही गई कि जितने पुलिसकर्मी संलग्न हैं उनसे ये बातें पूछी गई, तो कुल जमा बातें निकल कर आई कि 72% जो पुलिस हैं उनको कहीं ना कहीं दबाव के अंतर्गत मतलब कि काम करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि अगर आप उनको स्वतंत्र तरीके से काम करने का मौका नहीं देंगे, तो जो पक्षपात है, जो एक बेहतर व्यवस्था है, वो स्थापित नहीं हो पाएगी। और जब बात हम करते हैं जांच एजेंसी की, जैसे आपने देखा ही होगा, अभी हालिया में बहुत सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी उनके मध्य, कि कैसे ये एजेंसी को, ईडी को, एनआईए को, वगैरह वगैरह जो एजेंसी हैं, आईबी आदि को, जो क्या कह सकते हैं आप, अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो मिसयूज कर रहे हैं। तो ये एक समस्या है। अगली बात कही जा रही है पुलिस का अत्यधिक प्रयोग। विशेष तौर पे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अभी हाल ही में क्या, जब एनसीए और किसान आंदोलन जब हो रहा था, तो कैसे किसानों को पुलिस के द्वारा दबाया गया, यूं कह ले बहुत सारे ऐसे उपाय अपनाए गए उनको रोकने के लिए, जो शायद मानवीय हिस्सा से तो सही नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण से। हालिया में एक एग्जांपल अभी मैंने देखा कुछ 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, दिसंबर जनवरी के आसपास, जब बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो किस तरीके से पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का प्रयोग, लाठीचार्ज और पता नहीं क्या क्या आंसू के गोले दागे जा रहे थे। तो इस प्रकार से पुलिस का जो एक दबाव है, हालांकि पुलिस का दबाव ऊपर से आता है दरअसल, चूंकि वो तो स्वतः उतना निर्णय ले नहीं पाते। तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस को अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा, और इस प्रयोग अगर आपको शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हो तब तो कोई बात नहीं है ना, कोई समस्या नहीं, क्योंकि उसके लिए है ही। दरअसल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, अपने हित को बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए, अपने दल का जो एक बात है उसको आगे रखने के लिए इस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये एक चुनौती के एक बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरी बात इसमें यह कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा होने से क्या दिक्कत है। स्वाभाविक तौर पे 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। अगर यहाँ तक होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था, कोई बात नहीं, आया गया हो जाएगा। आज दर्द है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद दर्द खत्म हो जाएगा।
लेकिन समस्या तब आती है जब इस प्रकार से किसी भी प्रकार की क्रियाविधि को अंजाम दिया जाता है जो मानवीय हित में या फिर मानवीय पर्सपेक्टिव से सही नहीं होता है। तो ऐसा होने से समाज में जो लोग हैं, लोगों का विश्वास अपने तंत्र पे कमता है। और जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो कुछ हो या ना हो उससे बहुत ज्यादा ये कहें तो बड़े पैमाने पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर विश्वास की कमी होती है, आपके परस्पर संबंध अगर स्थापित नहीं हो पाते हैं विश्वास के आधार पे, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़े ये संविधान की बात जो है ना वो सिर्फ महज आदर्श के रूप में ही रह जाएगी। तो संविधान में सबसे बड़ी चीज जो फैब्रिकेट करती है चीजों को, है ना, वो कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, वो कहीं ना कहीं विश्वास ही है। और अगर आप इस तरीके से अत्याचार वाली भावना के साथ अगर आप लोगों पे अपना अनावश्यक प्रयोग करेंगे तो विश्वास में कमी आएगी। और ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट भी आई थी और आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और भी एक और है ना, अफ्रीका में कोई देश है जहां तख्ता पलट हुआ था, है ना। इन तमाम जगहों पे तख्ता पलट होने का मतलब क्या है? विश्वास की कमी। अगर आज विश्वास ना रहे लोगों का कि संविधान में जो चीजें लिखी गई है उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, छंद लोगों के माध्यम से अपनी जो पूर्ति है, आई मीन जो अपनी इच्छा पूर्ति है वो की जा रही, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भारत में भी हो तो बहुत बड़ी दुविधा नहीं होगी। हालांकि हम सभी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमारा संविधान बहुत ज्यादा मजबूत है। और मजबूत इसलिए नहीं कि वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, वो इसलिए कि उस संविधान की जो स्वीकार्यता है हमारे समाज के जन जन लोगों में है। तो वही कहा जा रहा है कि स्वीकार्यता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस स्वीकार्यता का गलत प्रयोग करें। तो इस प्रकार से विश्वास बनी रहे, सभी सहभागिता बनी रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि आप दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये चुनौती के रूप में देख रहे हैं। इसके बाद हम इसके प्रयास क्या प्रयास किया जाए ताकि और बेहतर हो उसका बात करेंगे। तो भारत में पुलिस व्यवस्था से जुड़े मुद्दों में अगली बातें कही जा रही है। एक डेटा दरअसल मेरे सामने दिखा, 700 मौतें लिख कर मैं लाया हूं। दरअसल मैं ये बातें कहना चाह रहा था, क्योंकि जबरदस्ती की बात कही जा रही पुलिस व्यवस्था में। एक बात आया कि 2017 से लेकर के 2022 तक जो पुलिस कस्टडी है, आपको पता होगा कस्टडी दो प्रकार के, पुलिस कस्टडी और फिर जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी जिसको हम लोग जेल कह देते हैं, है ना। तो पुलिस कस्टडी में बीते 5 वर्षों में तकरीबन 700 लोगों का जो है वो मौत हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप रक्षक हैं, आप भक्षक नहीं। अगर समाज में जिसके ऊपर ये विश्वास हो कि अगर हमें किसी भी प्रकार की जो समस्या है, समस्या के समाधान है, तो ये तंत्र मदद करेगा। वही तंत्र अगर आपको आपके जीवन के ऊपर पड़ जाए, आपके जीवन को कहीं ना कहीं यूं कहें तो क्षरण का अगर एक वो जरिया बन जाए, तो निस्संदेह आप जो है वो विश्वास खोएंगे। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सिर्फ एक लफ्जे को या यूं कह ले एक शब्द को स्थापित करने के लिए ये एग्जाम्पल ली जा सकती है, वो विश्वास का बनाए रखना। भले ही मैं, हो सकता है मैं प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा पाने में विफल रहा होऊंगा कि विश्वास कितना जरूरी है संविधान में, लेकिन अगर विश्वास हिला तो कहीं ना कहीं आपके संविधान, आपके ये तंत्र, आपका यह पुलिस व्यवस्था कुछ भी नहीं रहेगा। फिर अराजकता का माहौल स्वाभाविक है बन जाएगा। बहरहाल, तो समस्याओं के क्रम में अगली बातें कही जा रही, पारंपरिक पद्धतियों का प्रयोग। पारंपरिक मतलब वही ट्रेडिशनल तरीके से जो चीजें हो रही है वो चला आ रहा है, जिसमें आपका अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो, जिसमें आपका जो खोजबीन करने का तरीका हो, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बहुत पुराने ढर्रे पे जो चली आ रही है उसी तरीके से चला आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अभी भी एक रिपोर्ट आई थी, दरअसल रिपोर्ट नहीं थी, दरअसल सीएजी की बात कही गई थी कि भारत में जो पुलिस है उनको बहुत बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनको प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। सीधे तौर पे ये बातें कही गई कि भारत में जो पुलिसिंग व्यवस्था है इतना सुदृढ़ नहीं है कि वो वर्तमान समस्याओं को अपने तरीके से संदर्भित कर सके, अपने तरीके से चला सके। अब आप ये सवाल कर सकते हो कि हालांकि ऐसा नहीं है तो कैसे ये चल रहा। इसी का परिणाम है कि आप देख रहे होंगे कि जो मान ली कोई भी एक केस है, मतलब किसी भी प्रकार का केस ले लें, जो तकरीबन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इनफैक्ट बहुत ज्यादा तो साल भर के अंदर सुलझ जाना चाहिए। दरअसल उसमें काफी दशक लग जाते हैं, आई मीन 5 साल, 7 साल, 10 साल तक लग जाते हैं। और ये इस बात को बताता है कि आपके जो ये पॉलिसिंग सिस्टम है, जिसमें जो लगे लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी के द्वारा कहा गया था। तो ये भी ध्यान में रखना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती का मतलब एक चुनौती है। दूसरी बात इसमें यह भी कही गई, जब ये सवाल पूछा गया उनसे, सीएजी से, कि हाँ आप ऐसा कह रहे हो लेकिन इसके पीछे का वजह क्या है, इसको कैसे सुधारा जाए, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये समझते कि वजह क्या है। वजह यह है कि फॉरेंसिक जो लैब है, दरअसल
वो सुदृढ़ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति का है, मतलब पोस्टमार्टम होता है, उसके जो भी रिपोर्ट वगैरह आने होते हैं, विसरा रिपोर्ट हो गया। विसरा रिपोर्ट आपको पता होगा, दरअसल मैं वीडियो देख रहा था इस पे कैसे होता है, और बहुत दर्दनाक तरीके से वो काट छाट, है ना। खैर, दरअसल अभी सिर्फ ये जानना है कि विसरा रिपोर्ट ये होता है ना कि आपने मान लीजिए मेरी मृत्यु हो गई, मेरा पोस्टमार्टम हुआ, तो मेरी जो थैली है पिताशय वगैरह है उसका अध्ययन होता है, उसी को हम लोग दरअसल ये कहते हैं विसरा रिपोर्ट। उसमें ये होता है कि आपने कब क्या खाना खाया, उस खाने में जहर वगैरह तो नहीं मिला था, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है दरअसल विसरा रिपोर्ट से आती है। आपने सुना भी होगा आए दिन आपने न्यूज़पेपर में कि विसरा रिपोर्ट ये कहती है, विसरा रिपोर्ट वो कहती है। तो जब भी विसरा रिपोर्ट आपके समझ में, मतलब आपके समक्ष आए, तो आपको ये समझना है कि विसरा रिपोर्ट उसके खाने यानी कि पेट से संबंधित जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो वही बातें कही जा रही कि इस प्रकार के जो रिपोर्ट है जो तकरीबन 2 दिन 4 दिन या यूं कह ले कुछ घंटों में आ जाना चाहिए, जो काफी वक्त लगता है इसमें। तो इससे ही जो डिटेल का जो एक नेचर है, स्वभाव है, बढ़ता चला जाता है। और ये तमाम चीजों का जो उल्लेख है सीएजी के द्वारा किया गया था, इसलिए मैंने आपको बताया। अगली समस्या दरअसल पुलिस व्यवस्था से जुड़े संबंधित मुद्दे और समस्याओं में अगली बात कही जा रही, सक्रिय सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का अभाव। और ये कहीं ना कहीं आप भी इस बात को जोड़ पाओगे कि जो सक्रिय भागीदारी है हमारे समाज में, विशेष तौर पे जो वंचित समुदाय है वहां तो बिल्कुल भी नहीं, ग्रामीण समुदाय में बिल्कुल नहीं। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले थोड़ा सा परिचित करा दूं कि ये जो सक्रिय सामुदायिक जो कि मैं बात कर रहा हूं वो क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, हालांकि एक वक्त था जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी कुछ बातें पुरानी याद आएगी। तकरीबन 2011-12 की बात रही होगी। हमारे गांव में, हमारे घर में किसी कारणवश, मैं बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लोर करने से बचूंगा, बट हाँ, जब पुलिस आई तो मैं भी औरों की तरह बाहर चला गया, भाग गया, एक तरीके से आप कह सकते हो। 14, 15, 16 साल का लड़का उस वक्त, स्वाभाविक तौर पर आपको डर लगता है। तो वहां से मैं ये जोड़ कर बताना चाहूंगा कि जब भी पुलिस व्यवस्था की बात आती है और पुलिस की जो एक्सपोजर है, अगर उससे जुड़ी संबंधित बातें आती है तो लोगों में डर बन जाता है। मान लीजिए आपके घर में अगर पुलिस आया तो आपको कोऑपरेट करने के बजाय आप डरोगे, इसलिए पता नहीं क्या कहेगा, पता नहीं कहाँ लेकर चला जाएगा, इस प्रकार के। वही विश्वास की कमी है ना, क्योंकि एक एक कोर है, एक शब्द है, एक टर्म है विश्वास, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो चीजें जुड़ती चली जाएगी। तो वही कह रहा कि सॉरी, सक्रिय सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का अभाव, लोगों में डर की माहौल, ये बातें कही जाए, ये भी एक चुनौती है। इससे क्या समस्याएं होती है, मान लीजिए पुलिस जो है हमारे घर आता है, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के किसी भी समाधान हेतु आता है, तो बजाय डरने के हमें उन्हें सहयोग करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, ताकि वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से निर्धारित कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता और ये चीजें बार बार समस्या के तौर पर उकेरी जाती है। इसमें एक और बातें कही जा रही कि जो दलित समुदाय है, जनजातीय समुदाय है, या फिर उस प्रकार के समुदाय जो अल्पसंख्यक है ना, उनमें ये डर का भावना ज्यादा होता है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे जब आपकी जनसंख्या, आपकी जो संख्या है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो एक डर का माहौल बनना स्वाभाविक है। हालांकि ये चीजें दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उनको उतना ही भरोसा होना चाहिए जितना एक दूसरे को है दरअसल। तो ये बातें थी। हालांकि जब हम सक्रिय भूमिका की बात करते हैं, सक्रिय भागीदारी की बात करते हैं, दो जो हमारे राज्य हैं, एक केरल है, एक महाराष्ट्र है। केरल में एक संस्था बनाई गई है दरअसल, जन मैत्री करके, है ना। तो जन मैत्री कार्यक्रम जो केरल में चलाई जा रही है, इसी उद्देश्य को लेकर कि जन भागीदारी पुलिस व्यवस्था में यानी पॉलिसिंग में बनाई जाए। ये कैसे, इसलिए मतलब ये इस प्रकार से कि पुलिस के माध्यम से या फिर जो भी वहाँ के थाना है, जो भी पुलिसिंग व्यवस्था को संदर्भित तंत्र है, उनके माध्यम से गांव में जाकर, जिला में जाकर एक कार्यक्रम किया जाए, ताकि लोग उनसे सहज हो सकें, ताकि उनके साथ जुड़ करके आत्मीयता का भाव, एक विश्वास का भाव बना सकें। इस प्रकार की चीजें हैं जो स्थापित की गई। दूसरी बात महाराष्ट्र में भी है, जो जैसे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में, है ना, जो स्वास्थ्य संबंधित चीजों को देखती है, आई मीन मेडिकल एक तरीके से आप कह दो। तो उसी प्रकार से मोहल्ला समितियां बनाई गई महाराष्ट्र में, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग के साथ पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करी जाती है, बात कही जाती है। तो ध्यान में रखना, मैत्री और महाराष्ट्र में मोहल्ला क्लिनिक, जन मैत्री मोहल्ला, सॉरी क्लिनिक नहीं, मोहल्ला समितियां, इन चीजों के माध्यम से सहभागिता बढ़ाने की बात कही जा रही। तो ये चुनौती थी, चुनौती के समाधान में भी थोड़ा सा ये बातें हो गई। अगली बात कही जा रही है महिलाओं की कम भागीदारी या कम प्रतिनिधित्व। मैं एक डेटा बताता हूं आपको, जो अपेक्षित डेटा है, विच मीन्स ये
शायद मैं लिखा नहीं, पर हाँ मुझे ध्यान में है, कहीं होगा शायद। खैर, बात ये कही जा रही थी कि जो हमारा देश है इसमें 33% तक की भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए, जबकि हमारे देश में औसतन अभी फिलहाल पूरे देश के लेवल पे देखें तो 11% है महिलाओं की भागीदारी पुलिस में। यानी कि 100 लोग अगर पुलिस है तो उसमें से 11 लोग ही पुलिस है, जबकि होना कितना चाहिए, तकरीबन 33% के आसपास। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि आप महिला की भागीदारी को नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो लैंगिक भेदभाव है विशेष तौर पे पॉलिसिंग में वो देखने को मिलता है। स्वाभाविक तौर पे अगर कोई महिलाएं किसी अपराध में पकड़ी जाती है और महिला उन जो भी तमाम चीजें हैं अगर महिलाएं ही संचालित कर रही हो तो निसंदेह थोड़ा सा ज्यादा कॉपरेट होता है विशेष तौर पे महिलाओं के लिए। तो ये एक समस्या है, समस्या का समाधान आगे देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक बात और इसमें ही कही गई कि जो पुलिस वगैरह है जिसमें, हालांकि आगे सुधार पे बात करेंगे दरअसल। तो ये थे कुछ मुद्दे, ये थे कुछ समस्याएं जिन्हें हमने देखने का प्रयास किया। आगे है भारत में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ या यूं कह ले मजबूत करने के उपाय, यानी कि क्या क्या सरकार कर सकती है, हम जन समुदाय के तौर पर किस प्रकार की क्रियाविधि करें जिससे कि जो ये व्यवस्था है और सुदृढ़ हो और मजबूत हो। इस क्रम में पहली बात कही गई रिक्त पद की पूर्ति। स्वाभाविक तौर पर जब तक आपके पास कार्यबल नहीं होगा, जब तक आपके पास जो संख्या है, अगर संख्या बल नहीं होगा तो आपकी जो समस्याएं समाधान नहीं होगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये बातें कही थी, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले याद करने का प्रयास कर रहा था कि अभी हमने मुद्दे में एक बात देखी थी कि 2 साल, ये बातें था कि ट्रांसफर का डर। स्वाभाविक तौर पे अगर मैं किसी भी थाने में अभी हूँ तो अगर किसी काम को करने के मान लिया जाए किसी नेता या फिर बड़े जो तंत्र है उसके विरुद्ध कोई काम करने का मौका मिले, इनफैक्ट अगर कुछ गलतियां करा और मैंने अगर उसके ऊपर किया और मुझे इस बात का डर हो कि कहीं ना कहीं मुझे ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैं उसके विरुद्ध आवाज उठाने से बचूंगा। वही इसी तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इस प्रकार के तंत्र बनाया जाए, इस प्रकार के नियमावली बनाया जाए जिसमें ये बातें हो कि मिनिमम 2 वर्ष तक उनको काम करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए मेरी कहीं पोस्टिंग हुई तो 2 साल तक मुझे कोई ट्रांसफर नहीं करेगा, 2 साल तक मुझे कोई भी तंग नहीं करेगा। अगर ऐसी सुनिश्चितता उनको दी जाती है तो निसंदेह उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं कुछ हद तक निडर तरीके से होगा, कुछ हद तक निर्भीकता के साथ की जाएगी। अगली दरअसल हाँ, तो 2 साल तक न्यूनतम हो ऐसी बातें कही गई। अगली बात कही जा रही चलिए साथियों, भारत में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना यानी कि मजबूत करने के उपाय में नेक्स्ट बात पुलिस का राजनीतिकरण को समाप्त करना, जिससे कि उनको सहायता मिल सके। स्वाभाविक तौर पे जब तक उनको एक प्रकार से फ्री फेयर फील्ड नहीं मिलेगा, वो दबाव में रहेंगे तो वो अपने तरीके से जो तटस्थता के साथ एक प्रकार का जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो वही बातें कही जा रही कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से सुदृढ़ करना है, मजबूत बनाना है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप को कहीं ना कहीं कम करना होगा। ये तो चलिए बातें कही गई। अब राजनीतिक हस्तक्षेप यानी कि पॉलिटिकल जो भी इंटरफेरेंस है उसको कैसे आप कम कर सकते हैं, कैसे उसको कम किया जाए, या यूं कहें कैसे उसको समाप्त किया जाए ताकि जो एक डर है पुलिस के ऊपर ना हो। इसके लिए रिबेरो समिति ने कुछ अनुशंसाएं की थी। अनुशंसाएं कुछ इस प्रकार से थी, दरअसल फिर मैं शायद नोट किया पर कोई बात नहीं। अनुशंसाएं कुछ इस प्रकार से रही थी कि एक तंत्र बनाया जाए। तंत्र, एक सेकेंड, हाँ, दरअसल हम सभी ये बात कर रहे साथियों कि हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए। इस क्रम में हमने बातें पहली दफा करी कि जो रिक्त पद है उसको भरने का प्रयास किया जाए और जो एक ट्रांसफर का जो एक डर है उसको कम करने के लिए नीति का मतलब निर्माण किया जाए। और वही जो रिबेरो समिति, उन्होंने कहा कि एक पुलिस स्थापना बोर्ड को स्थापित किया जाए जो इस बात को लिए ये कहें तो संदर्भित होगी कि जो ट्रांसफर है या फिर पदोन्नति है, प्रमोशन जिसे कहते हैं, इनके लिए वो जिम्मेदार कारक हो, ताकि
जो एक अनावश्यक डर पुलिस के ऊपर बना होता है वो ना हो। नेताओं के जो खौफ होते हैं ना कि मैं अगर ये नहीं करोगे तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक तंत्र के द्वारा हो, विशेष तौर पे पुलिस स्थापना बोर्ड के द्वारा अगर होगी तो उनके ऊपर ये दबाव नहीं हो पाएगा, तो वो हो सकता है वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह जो ये कुछ अस्पष्ट चीजें हैं स्पष्ट हो पाएगी। अगली बात कही जा रही उपकरण को आधुनिकीकरण करना, और मैंने अभी अभी एग्जाम्पल में मजाकिया अंदाज में कहा ही कि अगर किसी अपराधी के पास AK-47 है और आप कट्टा लेकर जा रहे हो तो ये अप्रासंगिक है कि आप उसको पकड़ पाओ, आप ही को ही वो भून देगा एक तरीके से। तो जो उपकरण है उसको आधुनिक मॉडर्नाइजेशन, बीच बीच आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं साथियों तो महज अस्त्र शस्त्र को आधुनिकीकरण तक ही नहीं रुकना चाहिए, हमें दरअसल कई मायनों में आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले या फिर तकनीकी प्रयोग की बात कर ले, इन तमाम चीजों में आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा और डीप जाने का प्रयास करें तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो मैंने आपको कहा डेटा एनालिसिस जो कहा आप मतलब AI के माध्यम से आप कर सकते हो। दूसरी बार, हालांकि जो सैफ अली खान जो अभी हाल ही 1-1.5 महीने पहले जब भी अपराध हुआ था, आई मीन उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही फेस रिकॉग्निशन वाली जो है ना वो की गई थी। दरअसल जो एक क्लिप वायरल हुआ था सीढ़ी से उतरते समय, और वो क्लिप कैमरा में कैप्चर हो गया था। तो उस कैप्चर्ड फेस को कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जितने भी कैमराज थे स्टेशन पे और भी पब्लिक प्लेसेस पे, वहां उनको ये कहा, उनमें एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और रिकॉग्निशन करने की प्रयास की गई कि इस प्रकार के फेस और कितने हैं, या मतलब विगत दिनों में आए हैं या नहीं, और वहां से फिर उनका पहचान किया जाता है और फिर पकड़ा जाता है। हालांकि इसमें कई खामियां भी निकल कर आई कि बहुत सारे ऐसे फेसेस आ गए, मान लीजिए 20 लाख, सॉरी 20,000, 25,000, 30,000 लोगों में 10, 20, 50 लोगों को अगर ये करता है तो आपकी तो बहुत ज्यादा काम कम हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग इस तरीके से डेटा एनालिसिस में किया जा सकता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि आपको अगर अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ करनी है तो आप जो CCTVs है इसका भी प्रयोग बढ़ाया जाए, और जो हिडन कैमराज हैं दरअसल उसको भी ये किया जाए। इसमें एक बात और कही गई थी कि जो आपके पुलिस वाहन है दरअसल यातायात के लिए या फिर जो भी जिसके लिए, उसको आप GPS आधारित ट्रैक करके, आई मीन GPS इंस्टॉल करके उसको आप बाजार में उतारे या फिर अपने शासन प्रशासन में प्रयोग करें। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं या फिर कई प्रयोग में, आई मीन सकारात्मक तरीके से बातें कही जा सकती है। वो ये कि अगर सॉरी क्या उसको कहते हैं, GPS अगर उसमें अटैच्ड है और ट्रैक आप कर पा रहे हो तो आपको पता होगा कि आपके कौन सा व्यक्ति कहाँ है, ताकि आप अगर 112 प्रकार जैसे होता है ना, जैसे 112 मतलब सॉरी 112 पे कॉल करते हो तो जो सबसे पहले कॉल कहाँ जाता है, हेड ऑफिस जाता है, और वहां से ये लोकेशन देखते हैं कि यहाँ की किस लोकेशन से कॉल आया है, और उसके बाद उस लोकेशन के इर्द गिर्द कौन गाड़ी है प्रशासन का जो तुरंत वहां पहुंच सकता है, फिर उनको यू कहें तो इत्तला कराया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस प्रकार से जो छोटे मोटे क्रियाएं उसको और प्रबल तरीके से और बड़े तरीके से करने की आवश्यकता है, और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैमरा और फिर GPS ट्रैकिंग जैसे जो ये यंत्र तंत्र है उसको स्थापित करने की या यूं कह लो उसको प्रयोग में लाने की जरूरत है। दूसरी बात ये कही जा रही कि चूंकि हम पॉलिसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास विशेष तौर पे कोई एक ऐसा हाईटेक लैब है नहीं जिसमें तुरंत चीजें निकल कर आ जाए। तो वही कहा जा रहा है कि आप अपने जो पोस्टमार्टम है या फिर इस प्रकार के कोई भी क्रियाविधि है उनको जांच पड़ताल करने के लिए एक हाईटेक लैब हो जो तुरंत, आई मीन बिना किसी देर के आपके डेटा को बता सके, आपके जो भी रिपोर्ट है उसको बता सके। अगर ऐसा हो पाएगा तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो देर होती है और एक व्यक्ति अगर किसी थाने के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार से कोर्ट जाता है तो जाता तो है जिंदा, लेकिन संभवतः ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है कि उसके मृत्यु या यूं कह ले उसके आखिरी सांस तक प्रॉपर तरीके से जो सुनवाई है या फिर जो कह ले जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता है। और ये चीजें तकरीबन भले ही कहने को हम सभी मजाकिया अंदाज में कह देते हैं, लेकिन गंभीरता से इस पर सोचने की जरूरत है। बहरहाल, तो दरअसल हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे साथियों कि क्या उपाय किया जाए जिससे हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, हमारे देश के जो पॉलिसिंग सिस्टम है उसको हम लोग बेहतर कर सकें। इसी क्रम में अगली बात कही जा रही कि सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा कई मायनों में दिया जा सकता है, कई प्रकार से दिया जा सकता है। लेकिन जो आदर्श के रूप में मैंने आपको बताया था कि केरल और महाराष्ट्र, केरल में जैसे महाराष्ट्र में क्या था, मोहल्ला समिति, दरअसल हाँ मोहल्ला समिति
और जैन मैत्री केरल में। इस प्रकार के प्रयास अगर किए जाएंगे तो जो जन भागीदारी का समस्या है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। जन भागीदारी क्यों जरूरी है, अगर आप आओ और अगर आप पेनिट्रेट लेवल पे जाकर के, ग्रास रूट लेवल पे जाकर के समझने का प्रयास करेंगे तो ये बातें समझ आएगी कि अगर आप जितना ज्यादा जन सामुदायिक भागीदारी के साथ अपने पुलिस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको कम खर्च, कम प्रयास और सूक्ष्म तरीके से जो सूचनाएं वो मिल पाएगी, जो आपके प्रयास है वो सफल हो पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि आप जन भागीदारी को बढ़ाएं, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाएं। अब ये बात, हालांकि इसे और अगर आप एक एंगल निकाल करके ले जाएं, अगर मेंस में लिख रहे हैं, अगर इसको और इलिब्रेट करना चाहें तो विश्वास को बढ़ाना जैसे शब्द को जोड़ सकते हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा इसमें विस्तार से बचेंगे। इसमें ये कही जा रही जन भागीदारी को बढ़ाने में सामुदायिक भागीदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें ये कहा गया कि मनोवैज्ञानिक हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर इस प्रकार के लोगों के साथ आप अपने भर्ती करते हैं। मान लीजिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लड़की का क्या नाम है जो पढ़ लेती है, नाम भूल गया मैं, मतलब कुछ भी साइकोलॉजिस्ट है, पता नहीं नाम मैं भूल गया, पर कोई नहीं। दरअसल ये बातें कहा जा रहा कि मनोवैज्ञानिक हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर इस प्रकार के लोगों को आप अपने पुलिस व्यवस्था में भर्ती करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जन भागीदारी या यूं कह ले तो सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने में काम मिलेगा, सहायता मिलेगा। दूसरी बात इसमें यह भी कही गई कि जब आप मनोवैज्ञानिक प्रकार के पुलिस को व्यवस्था में लाएंगे तो जो विशेष तौर पे किशोर से संबंधित यानी बच्चों से संबंधित जो चीजें, मान लीजिए मैं बच्चा हूँ 5 साल 7 साल जो भी है ना, ये मेरे साथ क्राइम हो रहा है और मैं पीड़ित हूँ, लेकिन स्वाभाविक तौर पे मैं बच्चा हूँ तो उस तरीके से बता नहीं पाऊंगा जो संभवतः जिस प्रकार से होना चाहिए। तो वो कहा जा रहा कि इस प्रकार के समस्याओं के समाधान हेतु अगर मनोवैज्ञानिक प्रकार की पुलिस को यहाँ लाते हैं, यहाँ उनकी भागीदारी बढ़ाते हैं, तो वो उनके मन मस्तिष्क को देख करके बहुत सी चीजें इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। दरअसल ये छोटी बातें जरूर है, लेकिन हाँ बड़े लेवल पे भी जब बहुत मतलब परिपक्व प्रकार के जो आतंकवादी होते हैं ना, उनको उनसे जो बात करने जाता है वो कहीं ना कहीं मेंटलिस्ट में कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, दरअसल उस प्रकार के व्यक्ति जाते हैं ताकि उनके बातों में और उनके जो शिकण है, मान लीजिए मैं कोई बात बोल रहा तो स्वाभाविक तौर पे मैं मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ जो भी चीजें हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही मेरे मन में भी चल रहा है। इस प्रकार के जो मतलब समझदार व्यक्ति होते हैं जिसे हम साइकोलॉजिस्ट कह देते हैं, वो ज्यादा समझ पाएंगे। दरअसल ये है, तो सार्वजनिक पुलिस संवाद को भी बढ़ाने की आवश्यकता है और ये तमाम चीजें तभी संभव हो पाएगी जब आप एक विश्वास के साथ जन समुदाय भागीदारी के साथ आप अपने व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो ये थी बातें। दूसरी बात इसमें ये भी कही गई कि अगर आपको जन समुदाय भागीदारी बढ़ाना है, मैं क्यों बार बार इस पे ज्यादा समय ले रहा और उल्लेखित करने का प्रयास कर रहा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जन भागीदारी बढ़े और आपको सामुदायिकता के आधार पे चीजों को अगर स्थापित कर पाते हैं तो निस्संदेह वो आपके समाज के लिए, आपके संविधान के लिए और आपके लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें ये कहा गया कि जो डर है लोगों में पुलिस के प्रति, चूंकि आपको पता ही है 1861 से लेकर के आज 2025 तक उसी प्रकार के रवैये के साथ कुछ कमोबेश जो है ना अपनी नीति निर्धारण करती आ रही है। तो इस डर को हटाने के लिए आप छोटे मोटे कार्यक्रम करें। कार्यक्रम किस बेस पे, मान लीजिए कोई जन समुदाय है जहां वो वंचित समुदाय है, आप वहां जाएं, वहां किसी भी प्रकार के खेल का आयोजन कराएं और वहां के लोगों से बात करें। तो इस प्रकार से अगर आप एक्सपोजर उनको मिलता है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं एक समन्वयता बढ़ेगी और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनेगा और आने वाले समय में ये आपके सिस्टम के लिए, आपके पॉलिसिंग व्यवस्था के लिए कारगर साबित होगा। तो इस प्रकार की क्रियाविधि करने की भी जरूरत है ताकि जो भागीदारी है वो बढ़ सके। आखिरी बात कही जा रही, आखिरी नहीं है दरअसल, अगली बात यानी नेक्स्ट पॉइंट, लैंगिक संवेदनशीलता। और मैं आते के साथ ही आपको एक डेटा से रूबरू कराया था कि हमारे देश में जो जरूरत है वो दरअसल 100 में से 33 यानी कि 33% महिलाओं का होना अत्यावश्यक है, लेकिन फिलहाल अभी 11% ही है। और जब हम स्टेट वाइज कहते हैं तो जो सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है उसमें बिहार पहला नंबर पर है और यूपी भी है दरअसल। तो यूपी बिहार जो हिंदी बेल्ट के ये जो स्टेट हैं, इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में दरअसल महिलाओं को पुलिस व्यवस्था में स्थान दिया है। तो लैंगिक संवेदनशीलता को भी कहीं ना कहीं आपको संतुलित करना होगा और इसके लिए हाँ, जैसे पदना भैया समिति ऐसे कुछ करके था, समिति का ध्यान रहा ना रहे पर उनके जो रिकमेंडेशन है वो आप ध्यान में रखें कि रिकमेंडेशन थी 33% तक, फिलहाल है 11% तक। तो ये लैंगिक संवेदनशीलता को इस प्रकार से कम किया जा सकता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा भर्ती करें तो। दूसरी बात ये कही जा रही है
ये कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे थाना या एक ऐसे सिस्टम को यूँ कहें तो स्थापित करें जिसमें सिर्फ महिलाएं हों। अगर मान लीजिए थाना की ही बात करी जाए तो आप थाने में ए से लेकर के जेड तक महिलाएं ही हो। जैसे है ना अभी पिंक बस सेवा बिहार में शुरू हुआ है ना, बस सेवा दरअसल उसमें बस बस में जो लोग हैं सिर्फ महिलाएं ही होंगी। जो इनफैक्ट ड्राइवर भी है वो भी महिलाएं होंगी, कंडक्टर है वो भी महिलाएं होंगी। तो इसी प्रकार से महिला भागीदारी को और बढ़ाने के लिए, लैंगिक संवेदनशीलता को और मजबूत करने के लिए आपको पूरे जिले में थाना बनाया जाए जिसमें सिर्फ महिलाओं की ही भागीदारी हो। तो अगर ऐसा हो पाता है तो लैंगिक समानता की जो हम बात करते हैं, हालांकि इसे और भी कई पक्षों के साथ जोड़ करके बातें बनाई जा सकती है, बातें बताई जा सकती है इनफैक्ट। तो मैं वहां फिलहाल जाने से बचूंगा, बस चूंकि हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार के सरकार के द्वारा प्रयास किया जाए ताकि हमारे देश की जो ये पॉलिसी सिस्टम है ये बेहतर हो सके, सुदृढ़ हो सके। उस क्रम में मैंने ये कहा कि जन भागीदारी के साथ, सॉरी दूसरे बात में, लैंगिक संवेदनशीलता को स्थापित करना। और ये कैसे हो पाएगा हमने बताया अभी। तो अगली, आई मीन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि पुलिस प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। मैं ये कहता हूँ ये तो पहले ही होना चाहिए था दरअसल कि जो लोग हैं, जितने लोग हैं उतना ही काफी, पर जो लोग हैं वो कारगर हो, उनके पास क्षमता हो, उनके पास एक तरीके से कौशल हो, बुद्धिमत्ता हो आधारित आदि आदि। अगर ऐसा हो पाता है, जैसा कि मैं आपको बताया ही, ये किस समिति ने कहा था, दरअसल ध्यान में रखने की आवश्यकता भी नहीं है, पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। और पुलिस प्रशिक्षण कैसे, इसमें एक शब्द है दरअसल क्रॉस एजेंसी प्रशिक्षण। क्रॉस एजेंसी प्रशिक्षण मतलब क्या, कि इस पुलिसिंग व्यवस्था से मिलता जुलता और कौन कौन से तंत्र आपके देश में है। तो सीबीआई है ना, आईबी है जिसे हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआई है, यानी कि सीबीआई, एनआईए और आईबी, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं आपके पुलिसिंग व्यवस्था को देखती है, इनके साथ इन पुलिस व्यवस्था को कहीं ना कहीं आप जोड़ करके प्रशिक्षण दिलाने का बात करें। अगर ऐसा प्रशिक्षण दिलाने में, या ऐसा जो क्रॉस एजेंसी प्रशिक्षण जिसे हम कह रहे हैं, अगर हो पाता है तो निस्संदेह उनको एक बहुत बड़े मतलब स्वाभाविक तौर पे जो ये लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे, तकनीकी तौर पे सक्षम होते हैं, क्योंकि इनकी भर्ती ही इस तर्ज पे होती है कि आपको देश के लिए बहुत खुफिया से खुफिया, हार्ड से हार्ड, चैलेंज से चैलेंज चीजों को सुलझाना है, और उनके लिए इसी प्रकार से इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इनके ट्रेनिंग का लाभ आपके इस पॉलिसिंग व्यवस्था में हो, इसलिए कहा जा रहा कि क्रॉस एजेंसी जो प्रशिक्षण है उसको भी किया जाए। मतलब ये कि एनआईए और तमाम चीजों को मिला करके जो भी ये सब लोग हैं प्रशिक्षण किया जाए दरअसल। तो ये थे कुछ बातें, ये थी कुछ एक्सप्लेनेशन जिसे हमने समझने का प्रयास किया। और शुरुआत में दरअसल हमने ये देखा कि हमारे देश में जो भारत की पुलिस व्यवस्था है इसका इतिहास क्या है। इतिहास में हमने ये देखा कि जो पुलिस अधिनियम 1861 है वहां से शुरू होती है। वहां के बाद हालांकि पुलिस लाने का मकसद, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि वो आपके शासन व्यवस्था को स्थापित करना नहीं था। कहीं ना कहीं जो औपनिवेशिक हित है उस हित को अपने तरीके से यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, इसलिए लाया गया था। फिर हमने ये देखा कि 1950 से लेकर के 1970 तक भारत में भी कई ऐसे सुगबुगाहट उठे जिसमें ये बात कही गई कि भारत की जो पॉलिसिंग व्यवस्था है इसको सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। जैसे जो ये है कानून व्यवस्था, अभी भारतीय न्याय संहिता उसको ये कहे तो ये किया है ना, पदस्थ किया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बदलाव हो ऐसा इसमें नहीं है। उसी को ही अपने दूसरे नाम से दरअसल ये बातें लाई गई। हालांकि बहुत सारा इसमें डिफरेंस है, मेरे बात से आप ये बिल्कुल ना समझिए, किसी भी प्रकार का उसमें दो मत नहीं है। आई मीन जो डायरेक्शन है ना वो नहीं है। इसमें कुछ अपने तरीके से बातें कही गई। पहली बात तो ये कि नाम ही देख लिया, भारतीय न्याय संहिता, अंग्रेजी इसका नहीं है, इंडियन पिनल कोड आप ऐसा नहीं कह सकते। दरअसल भारतीय न्याय संहिता ही हिंदी में भी अंग्रेजी में भी कही जाएगी। तो ये देखा। फिर हमने ये देखा कि 2000 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ज्यादा इंटरवीन किया इस बात को लेकर कि आपको इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना ही होगा, इस व्यवस्था को बेहतर करना ही होगा। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में और 2000 के आसपास भ्रष्टाचार अपने चरम लेवल पे था, जो अनैतिक क्रियाएं हैं वो अपने चरम लेवल पे थी, और जो संगठित अपराध है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा था। आतंकवाद जैसी घटनाएं बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही थी। तो इन तमाम चीजों के कारण, इन तमाम समस्याओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ये हिदायत दी थी कि आपको सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ विशेष हुआ नहीं। फिर हमने ये देखा कि
2010 के बाद समस्याएं बदली, 2010 के बाद जो चुनौतियां था वो भी बदली। तो चुनौती बदलेगी, चुनौती बदला और सापेक्षता अगर बदले तो आपको भी बदलना ही होगा। मतलब ये कि अपराध की प्रवृत्ति बदलेगी, तो अपराध के पकड़ने के पीछे के जो आपका ट्रेडिशनल है, जो एक उपचार है, जो नीति रणनीति है, उसको भी बदलने की आवश्यकता होती है। और 2010 के बाद हुआ भी। 2010 के बाद फिर हमने ये देखा कि वर्तमान चुनौती क्या है, फिर अंततः हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से बदलाव किए जाए ताकि भारत सरकार के ये जो एक विंग है, एक तरीके से जो शासन व्यवस्था को स्थापित कर रही, ये सुदृढ़ हो सके, ये मजबूत हो सके। और इस प्रकार से हमने इसे पूरे माइन्यूट लेवल पे समझने का प्रयास करा। बहरहाल मुझे उम्मीद है अगर आप इसे पूरे सेशन को देखेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। और हाँ, यदि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि आप सभी को।